कला संस्कृति के एक और विषय के साथ आज हम उपस्थित हैं। नमस्कार साथियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता की कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो संस्कृति के बारे में कभी और बात किया जाएगा, पहले हम कला को देख लेते हैं, क्योंकि मेन जो आपको पढ़ना है वह कला पढ़ना है हमारे इस पेपर में। संस्कृति पेपर 1 में पढ़ना है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो और मैं कला संस्कृति दोनों शब्द एक साथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको हमने क्लासरूम में समझाया हुआ है कि कला और संस्कृति एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से संबंधित हैं। संस्कृति एक बहुत बड़ा सा रेडियस है, उसके अंतर्गत कला एक छोटा सा गोला है। तो कला संस्कृति की ही अभिव्यक्ति होती है, सामान्य शब्दों में समझे तो। बाकी बातें आप लोगों को क्लास में बताया गया है, इसलिए हमको उसे रिपीट नहीं करना है। तो खैर, हड़प्पा सभ्यता हमारे लिए, हम समस्त देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। जैसे अक्सर ये बातें होती हैं कि हमारे पास प्राचीन काल में ऐसा क्या था जिस पर हम गर्व कर सकें। हमको गौरवान्वित करने वाले बहुत सारे कारण वहाँ पर बिखरे पड़े हैं, बस हमें उनका सिलेक्शन सही तरीके से करना है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर विश्व समुदाय के सामने बहुत प्राउडली बात कर सकते हैं, उनको लेकर। तो उसमें से हड़प्पा सभ्यता ऐसी है। तो आपके सिलेबस में हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न आते हैं कला स्थापत्य के पेपर में, उनमें एक प्रश्न बड़ा ही कॉमन है और वह लगभग हर बार आता ही आता है, जो पुराना पैटर्न है। और अभी आपको पुराने पैटर्न पर ही बात करना है। जो एनईपी लागू हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, वह एनईपी अभी आप लोगों पर लागू नहीं है। जो नए सेशन से आपके जूनियर्स आने वाले हैं उनके लिए है वो। तो अभी आपको वही परंपरा फॉलो करना है। ये आप अंतिम जनरेशन है जो पुराने पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद की जो जनरेशन जेड आ रही है, हालांकि आप लोग भी जनरेशन जेड के ही हैं, लेकिन जो आपकी अगली जनरेशन है जिसको हम अल्फा कहते हैं, अल्फा जनरेशन, उसको पढ़ेगी। खैर, तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे कॉमनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन अथवा हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। इन दोनों प्रश्नों को अगर एक दूसरे का अल्टरनेट करके पूछा जाता है, लेकिन आपका जो आंसर है वह लगभग 90% तक सेम रहेगा। आपको बताना वही चीज है दोनों ही प्रश्नों में। तो खैर, अब सवाल ये उठता है कि यह विषय इतना प्रासंगिक क्यों है, आपके लिए आवश्यक क्यों है हड़प्पा सभ्यता की कला कृतियों के बारे में जानना। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है और जो सबसे बड़ी प्रासंगिकता है वह यह है कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की जो 5 सर्वाधिक विकसित सभ्यताएं थी हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, आगे चलकर उसमें ग्रीक सिविलाइजेशन भी ऐड हो जाता है, माया सभ्यता भी ऐड हो जाती है, और इधर आपका चाइना में हांगहो नदी घाटी सभ्यता है। उन्हीं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता। दुनिया की 5 प्राचीनतम कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक हमारा हड़प्पा सभ्यता है। तो बाकी सभ्यताएं भी महान है कई संदर्भों में, हड़प्पा सभ्यता भी कई संदर्भों में महान है। और बात जब नगर नियोजन की होगी, जब बात स्वच्छता की होगी, तो उसमें हड़प्पा सभ्यता इन सारी बाकी सभ्यताओं को बहुत पीछे छोड़ देती है। इसीलिए हमारे लिए यह विषय पढ़ना बहुत जरूरी है उस समय के बारे में जानने के लिए। आपको अच्छी तरह से पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि का आविष्कार कर लिया था, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यवश उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए भी और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं वहां की कलाकृतियां, वहां का नगर नियोजन। जो हमारे पास ध्वंसावशेष मिले हुए हैं वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपकी प्रासंगिकता है हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियों का अध्ययन करने के लिए, जो उपयोगिता उसकी अपनी एक पृथक रूप से है। तो खैर, उस पर हम नहीं जाकर सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं अपने। तो यहाँ का जो नगर नियोजन है उसको हमें 2 चरणों में बांट कर देखना होगा। एक तो आवासीय भवन जो हैं, आवासीय भवन के बारे में हमको बात करनी है कि लोगों के, सामान्य लोगों के जो घर हुआ करते थे, निजी घर,
उनके निर्माण का पैटर्न क्या था। इसके अलावा पूरे के पूरे नगर में जैसे सड़कें हुई, नालियां हुई, इन सब के निर्माण का पैटर्न क्या था, नगरीकरण का पैटर्न क्या था, इन दोनों को देखना होगा। तो चूंकि जो सार्वजनिक भवन हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में हैं, उनके बारे में डिस्कशन लंबा चलेगा, तो हम शुरुआत करते हैं अपने आवासीय भवनों से कि जो सामान्य आवासन है वह कैसा था उनका। उस पर जब बात करते हैं आप, तो आप पाते हैं सबसे पहले हम दुर्गीकरण की बात करेंगे। प्राचीन काल में किसी भी नगर को नगर कहने के लिए जो एसेंशियल फीचर्स की आवश्यकता थी, उसमें एक पहला सबसे महत्वपूर्ण फीचर हुआ करता था नगरीकरण और दुर्गीकरण। नगरीकरण को दुर्गीकरण से मापा जाता था कि कौन नगर नगर कहलाने योग्य है, जिसकी सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था वहां पर किया गया हो। तो दुर्ग निर्माण वहां पर किस प्रकार से किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। पहले हम सामान्य भवनों की बात कर लेते हैं। तो वहां के जो सामान्य भवन थे उनमें छोटे ओहदे वाले लोगों के भी भवन हम शामिल करेंगे, बड़े ओहदे वाले लोगों के भी भवन शामिल करेंगे, लेकिन उनका पैटर्न लगभग सिमिलर आपको मिलेगा कि बीच में एक बड़ा सा आंगन आपको मिलेगा, आंगन, कोर्टयार्ड, एक हमको आंगन मिलेगा बीच में। उस आंगन के चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं, कभी कभी बरामदे के साथ बने हैं, कभी कभी बिना बरामदे के बने हैं। तो जो चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं, उन कक्षों में अनिवार्यतः स्नानघर बना हुआ है। जैसे एक कक्ष स्नानघर का हो गया, एक कक्ष रसोई घर का हो गया, एक कक्ष हो गया शौचालय के लिए, और एक कक्ष हो गया आपके कुएं के लिए। कुएं के लिए भी कक्ष मिलता है कि कक्ष में एक कुआं बना के उसको कक्ष से आवृत कर दिया गया, फिर बाकी वहां से जब पानी निकालना है तो पानी हम लोग वहां से निकाल के अपने बाकी कक्षों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैटर्न था उनका, बहुत सामान्य सा पैटर्न था। अब सोचिए, आप सोचकर पूरी तरह से हतप्रभ रह जाएंगे कि आज से लगभग 4000-5000 साल पहले हमारी सभ्यता के लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे कि उन्होंने अपने घरों में शौचालय बनवा रखा है। बहुत बड़ी बात है, स्नानघर बनवा रखा है। हमें याद है कि अभी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15-20 साल पहले, जब हम लोग बहुत छोटे थे बचपन में, तो 15-20 साल पहले अगर किसी के घर में टॉयलेट्स बनते थे तो जो बुजुर्ग हैं गांव के, वो बड़ा ही इसको अपवित्र मानते थे कि ये बहुत ही गंदी बात है। तो घर में ही टॉयलेट बनवाया जा रहा है, ये लोग बहुत गंदा मानते थे इसको। लेकिन अब फिलहाल वो जो कॉन्सेप्ट था लोगों का, वो जो स्टीरियोटाइप्स था, वो जो है चेंज हो रहा है। अब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पहले तो अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी भी कभी कभी बातें करते हैं जो बहुत ओल्ड जनरेशन वाले हैं, जनरेशन वाई वाले, या जनरेशन वाई से भी पहले एक्स वाले ज्यादा इन सब चीजों में बात करते थे। तो खैर, यहां पर हम बात कर रहे हैं उनके सामान्य घरों की। तो इन्होंने जो अपने घर बनवाए हैं उसमें एक मंजिला के साथ साथ 2 मंजिला 3 मंजिला मकान भी मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनेंगे तो उन पर फ्लोर पर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, मंजिलों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रावधान किया जाएगा। तो सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। और इनका जो छत बन रहा है, इनके जो छत बनाए जा रहे हैं, वो लकड़ी, चटाई, ईंट, बजरी, इनको कूट कर सपाट छतों का निर्माण किया गया है। और उनके पास दूसरे मंजिल का, आप लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना है, मुश्किल से आज से 15-20 साल पहले फिर आपको ले चलते हैं अपने बचपन की तरफ। वहां आप, अब हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसा आज भी हो, हालांकि बहुत ही दुरूह है ऐसा होना, कच्चे मकान अगर आप देखे हो
तो कच्चे मकान जब आप देखते हैं तो वहां पर एक कोठा बना हुआ होता है कि भैया छत के नीचे एक फर्श बना के उस पर अनाज रखने के लिए व्यवस्था की जाती थी। नीचे बांस मोटे मोटे लगाए जाते थे, उसके पास वही चटाई वाला काम किया जाता था जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो इस बात को समझे होंगे कि कैसे एक छत का निर्माण पूरा कर दिया जा रहा है और समय समय पर गोबर से, मिट्टी से उसका लेपन होता था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को देखा है, कितनों ने नहीं देखा है। तो इस बात को आप वहां देख सकते हैं। 2 मंजिला भवनों के जहां साक्ष्य मिले हैं, 3 मंजिला भवनों के जहां साक्ष्य मिले हैं, तो ऊपर छत पर पानी, जैसे बारिश का पानी होगा तो वहां पानी रुकने न पाए, इसलिए वहां पर आप लोग देखते होंगे कि बारिश का पानी नीचे आराम से इजीली उतरना जरूरी होता है। अगर पानी नीचे उतर रहा है तो फिर वहां पर ऊपर जल जमाव की समस्या नहीं होगी, सीलन की समस्या नहीं होगी। इस बात को आप लोगों को बहुत ही सामान्य तरीके से समझ लेना है कि कैसे ये काम करता था। तो उन्होंने पानी के निस्तारण के लिए बांस को अंदर से, खोखला तो बांस होता ही है, बीच बीच में ब्रेक होते हैं, उन ब्रेक्स को तोड़कर उनका निर्माण आज के पाइप की तरह किया गया है। इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब सोचिए वो लोग टेक्निकली कितना साउंड थे। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन जो भी रिसोर्सेज उनके पास उपलब्ध थे उनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो घर बनवाए हैं उसमें खिड़कियां नहीं हैं, खिड़कियों का निर्माण नहीं किया है। हाँ, रोशनदान मिलता है। रोशनदान जो ऊपर होता है छत से सटा हुआ, जहां से वातायन का प्रावधान किया जाता है ताकि घर में वायु और जो है प्रकाश की उपलब्धता बनी रहे, ये आपको मिलेगा। लेकिन बाकी चीजें आपको खिड़की के रूप में कोई चीज नहीं मिलेगी। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोगों ने अपने जो दरवाजे बनाए हैं वे मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुल रहे हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों ऐसा किया गया? आज की डेट में तो होड़ मची हुई है कि हमारा जो गेट है वह मेन गेट की तरफ ही होना चाहिए, मेन गेट की तरफ अनिवार्यता होना चाहिए, गली में हो चाहे ना हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप लोग सोचिएगा और सोच के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्यों किया होगा। मैं जानबूझकर उसको हाइड कर रहा हूं, उसका उत्तर आप लोगों पर मैं छोड़ रहा हूं कि आप लोग सोच के बताइएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा मैं देखूंगा, अगर आप लोग वहां नहीं बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम क्लासरूम में आप लोग पूछ लीजिएगा, हम इसको डिस्कस कर देंगे। खैर, ये चीज आपको मिल रही है। दूसरी बात यह है कि इनके जो खंभे हैं, घरों में खंभों का भी इस्तेमाल किया गया है, खंभों का इस्तेमाल किया गया है और उनको लकड़ी से बनाया गया है। उनको जो है किसी भी पाषाण खंड अथवा ईंट से नहीं बनाया गया है। ईंट से याद आया कि इनकी जो ईंटें हैं वह एक आदर्श माप में हैं, अर्थात एक ही पैटर्न पर ईंटों का निर्माण किया गया है। 20.25, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 20.25 गुणे 8.5 गुणे 2.5 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सेंटीमीटर में उनका जो है ईंटों का आकार है वह मिलता है। ये बड़ी ईंटों का आकार है। छोटी ईंटों का आकार जो है वह है आपका 9.5 गुणे 4.35 गुणे 2। ये छोटी ईंटों का आकार है, सेंटीमीटर में है ये, बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा कहीं से भी। तो अधिकतम भी मैंने बता दिया, न्यूनतम भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने घरों का निर्माण किया है जो उनके आवासन के लिए थे, उनके रहने के लिए थे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं उनके नगरीकरण पर कि नगरों का निर्माण कैसे किया गया है। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट आएगा आपका दुर्गीकरण। तो नगर का जो माप है, जो नगर का आकार है, वह आकार हमको मिलता है 400-500 गज उत्तर दक्षिण, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर आप माप करेंगे तो लगभग 400-500 गज का मिलेगा।
उसके अलावा पूरब पश्चिम में 200-300 गज के आसपास का आकार आपको प्राप्त होता है उनके पूरे के पूरे नगर का, यानी कि जिसको फोर्टिफिकेशन जिसका किया जाना है वह नगर इतना आकार का था। इसके अलावा जो चारों तरफ उनकी दीवारें बनी हुई हैं उसकी जो नींव बनाई गई है वह मिट्टी तथा ईंट को कूट कर 25 फीट चौड़ी, यानी दीवार को 25 फीट चौड़े नींव पर बनाया गया है। आज की डेट में जो दीवारें बनाई जाती हैं वह मुश्किल से 2 फीट से 3 फीट के आसपास की नींव दी जाती है, लेकिन वहां 25 फीट की नींव दी गई है उस फोर्ट के लिए जो बनाया गया है, यानी चौड़ाई आधार पे 25 फीट है। इसके अलावा वह जो 25 फीट है वह इस स्लोप में है, मतलब ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो फिर चौड़ा होता जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वह पतला होता जाएगा, यानी नीचे 25 फीट है तो ऊपर 4 फीट है। इस आकार में दीवार का निर्माण किया गया है जो समय के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल सटीक जो है तरीका अपनाने की बात यहां पर हम करेंगे कि बिल्कुल लोगों ने सही तरीका अपनाया, क्योंकि उसे ड्यूरेबल रहना था और आज की तरह उनके पास मजबूत सीमेंट जैसा पदार्थ नहीं था, तो इसलिए जितना ज्यादा नींव की मोटाई ज्यादा रहेगी उतना उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये आपका मिल जाता है। इसके अलावा 4 द्वार बने हुए हैं। प्रायः हम प्रायः शब्द जोड़ दे रहे हैं क्योंकि अनेक नगर मिले हैं, लगभग 2000 से अधिक नगर अभी तक प्राप्त हो चुके हैं हड़प्पा सभ्यता से, जिसमें से अधिक कुछ जो है दुर्गीकृत हैं, कुछ नहीं है। तो जो दुर्गीकृत हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रायः कह रहे हैं, अधिकांशतः कह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनके 4 तरफ 4 द्वार बने हैं चारों दिशाओं में, और चारों द्वारों के मध्य में बुर्ज का भी निर्माण किया गया है। बुर्ज क्या होता है? बुर्ज ये होता है कि जो किलेबंदी होती है, किलेबंदी के बीच बीच में, दरवाजों के बीच बीच में प्लेटफॉर्म्स होते हैं दीवार के ऊपर। जैसे आपने चीन की दीवार देखी होगी तो चीन की दीवार पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप लोगों ने अगर चाइनीज फिल्में कभी देखी होंगी, खासकर जैकी चैन की अगर फिल्में आपने देखी होगी, तो अनायासी ही वो अपनी फिल्मों में चीन की दीवार का जिक्र जरूर करता है, अगर कोई माइथोलॉजिकल मूवी है तो, क्योंकि चीन के पास दिखाने के लिए दीवार है। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास ताजमहल जैसी आकृति है, तो उनके पास दीवार है, जिसके पास जो होगा वही ना दिखाएगा, तो वो लोग दिखाते हैं। हम लोग थोड़ा सा ताजमहल को भी दिखाने की कोशिश करते हैं, खासकर कोई रोमांटिक मूवी बना रहे हैं तो उसमें ताजमहल को दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे वो लोग उसको दिखाते हैं। तो उसमें बीच बीच में जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वहां पर सैनिक लोगों को रखा जाता है, क्योंकि दीवार सुरक्षा के लिए है। तो सुरक्षा प्राचीर के ऊपर अगर सैनिक रहते हैं तो वो लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि सामने से कहीं कोई आक्रमण तो नहीं होने वाला है, कहीं कोई आक्रमण की प्लानिंग तो नहीं हो रही है, कहीं कोई लाइट वाइट नहीं दिखाई दे रही है, कहीं कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। इसी को वॉच करने के लिए वो लोग वहां पर बैठते थे। एक तरह से वह वॉच टावर का काम करता था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि कुछ साक्ष्य इसके मिले हुए हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इशारा जरूर करते हैं कि इसका ऐसा काम होता रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सड़कों की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्नत प्रकार की सड़कों का प्रयोग करते थे, इसमें कहीं कोई डाउट अब रहा नहीं है। मुख्य सड़कों का जो जाल है, जो मेन सड़कें होती थीं, वह पूरे के पूरे नगर को 5 से 6 खंडों में विभक्त कर देती थी, अर्थात 5-6 खंड कर देती थी, बीच बीच में से ग्रिड बना के। और यहाँ की जो दीवार, इनकी जो सड़कें थी वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक आदर्श नगरीकरण ऐसे होता है कि जहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हों, उसमें घुमाव टहलाव ज्यादा ना हो। एक अच्छे नगर की यह निशानी है। इसीलिए जब कोई नया शहर बसाया जाता है तो वहां इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है, एक नगर है, मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं वह ज्यादा प्लान्ड हैं, ज्यादा सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, ज्यादा विकसित प्रकार की सड़कें हैं।
फॉर एग्जाम्पल वहां की एक सड़क है जिसको राजपथ कहा गया है, वह 9.15 मीटर चौड़ी है। 9 मीटर की चौड़ाई, समझ रहे हैं? उस काल में जब ट्रकों को नहीं गुजरना था सड़कों से, आज के डेट में बहुत आराम से 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर से ट्रक को गुजार दीजिए। इतनी चौड़ी सड़क है, इसको राजपथ का नाम दिया गया है। हमारे देश में भी एक राजपथ था दिल्ली में, जिसका नाम बदल दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये राजपथ इसको बोला गया। राजपथ से तात्पर्य किसी राजा का मार्ग नहीं है, उसका तात्पर्य होता है कि एक महान जो है सड़क है, एक अच्छी सड़क है, डेवलप्ड सड़क है, तो उसको अलंकृत करने के लिए ये नाम दिया जाता है राजपथ। तो ये जो सड़कें हैं, इनमें जो अन्य सड़कें हैं, राजपथ की बात तो हो गई, उनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2.75 से 3.66 मीटर चौड़ी मिलती है, अन्य सड़कों की चौड़ाई। और गलियों की अगर बात करें तो गलियां भी आपको लगभग 1.25 मीटर के आसपास चौड़ी मिल जाएंगी। 1.80 मीटर के आसपास आपको गलियां मिल जाएंगी जिनकी चौड़ाई है। तो गलियां भी ठीक ठाक चौड़ाई वाली हैं। बनारस की गलियों में अगर आप घूमे हैं तो इससे पतली पतली गलियां आपको मिलेंगी वहां। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सड़कों के किनारे कूड़े फेंकने की जगह भी उन्होंने व्यवस्थित की थी, अर्थात कूड़ेदान का भी प्रावधान उन्होंने कर रखा था। इसके अलावा कुछ जगहों पर ऐसे स्मारक मिले हैं सड़कों के किनारे जिनको कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने होटल्स की भी संज्ञा दी है। कुछ जगहों पर सड़कों के किनारे फुटपाथ पे मार्केट भी आपको इसके संकेत प्राप्त होते हैं कि संभवतः वहां मार्केट भी लगते रहे होंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता है, वहां पर अगर कोई ऐसी चीज मिल रही है तो उसमें कोई हैरान होने वाली बात आपके लिए नहीं है। इसके अलावा सड़कों के किनारे अनिवार्यतः नालियों का प्रबंधन मिलता है। अब ये दूसरा टॉपिक आपका यहाँ आ जाएगा, नालियों का प्रबंधन। सड़कों की बात हो गई। और हाँ, सड़कों के बारे में एक बात और इंटरेस्टिंग बता देना चाहेंगे कि यहाँ की जो सड़कें हैं अधिकांशतः कच्ची सड़कें हैं, लेकिन बावजूद इसके कच्ची सड़कों के साफ सफाई का भरपूर प्रबंध किया गया था और सड़कों में कहीं पर भी पानी ना लगने देने का भी तकनीक इस्तेमाल किया गया है। आज की डेट में सड़कें बनती हैं, 2-3 साल की बारिश में ही सड़कें खत्म हो जाती हैं। और इन सड़कों के खत्म होने के 2 कारण होते हैं। एक तो निर्माण के दौरान जो करप्शन वाली चीजें होती हैं कि भाई उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके कारण होता है। दूसरा, अगर सड़कें बन गई, मान लीजिए करप्शन नहीं भी हुआ उस समय रॉ मटेरियल में, तो जो इंजीनियर है उसकी लापरवाही के कारण सड़कों के बीच से लेकर किनारे का जो एरिया होता है वह ऐसे स्लोप वाला होना चाहिए कि पानी गिरे तो कहीं पर भी रुकने ना पाए। अगर सड़क पे कहीं पानी रुक गया, इसका मतलब है कि वो आगे आने वाले समय में पूरे की पूरे सड़क को ध्वस्त कर देगा, नष्ट कर देगा। ये चीज आपको समझना। तो वहां पर ऐसा नहीं है, वहां उन्होंने स्लोप बनाए हुए हैं कि कच्ची सड़क होने के बावजूद वहां पर कहीं जलभराव नहीं हो सकता था। तो सड़कों की जो ड्यूरेबिलिटी है वह बढ़ती चली गई। आज की डेट में भी अगर उसके साक्ष्य मिल रहे हैं 5000 साल बाद, इट मीन्स कि वे बहुत ही विकसित और सोच समझकर बनाई हुई आकृतियां हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। कच्ची सड़कें होने के बाद भी साफ सफाई का पूरा प्रबंध है। कच्ची सड़कों के होने के बावजूद भी कहीं पर पानी न लगने देने की बात है। दूसरी बात, वहां पर आपको नालियां मिल रही हैं। अब नालियों को हम पृथक दूसरे पॉइंट के रूप में बताने वाले हैं। तो अगला पॉइंट है उन्नत नालियों का निर्माण। अब प्रत्येक सड़क और गली के किनारे किनारे उसकी सड़कों और गलियों के लंबे चौड़े और उनकी चौड़ाई के आधार पर नालियों की भी स्थिति हमको मिलती है। जहां पर चौड़ी सड़कें हैं वहां पर चौड़ी मुख्य नाली है, जहां पर गलियां हैं, जहां मध्यम सड़कें हैं वहां पर उसी के आकार की नालियां उनके बगल में बनाई गई हैं। ये चीज आपको समझना है।
इसके अलावा सारी की सारी जो नालियां इनकी है वे ढकी हुई हैं, नालियां ढकी हुई हैं, ईंटों से ढकी हुई हैं, कहीं चौड़ी ईंटों से, कहीं सामान्य ईंटों से इनको ढका गया, यानी इन्होंने स्वच्छता का पूरा प्रबंध कर रखा है। इसके अलावा नालियों में, जिनको ड्रेनेज सिस्टम हम कह सकते हैं इंग्लिश में, उन नालियों में बीच बीच में मेन होल्स बनाए गए हैं। मेन होल्स होते हैं, नाली चल रही है, ऐसे आ रही है, अचानक से उसको और गहरा बना दिया गया थोड़ी जगह पे, फिर ऐसे चल रही है, फिर गहरा बना दिया गया। इससे क्या होता है कि नाली कभी भी चोक नहीं होती है, नाली कभी बाधित नहीं होगी। उस नाली का जो निर्माण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि जो गड्ढे बने हैं, मेन होल्स बने हैं बीच बीच में, पिट्स जो बने हुए हैं, उसमें वाटर जो है फ्लो होता रहेगा। अगर वाटर के साथ कुछ सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा करकट है, तो वह उसी पिट में बैठ जाएगा और पानी आगे फ्लो कर जाएगा। और समय समय पर उन मेन होल्स का ढक्कन हटा के उन नालियों को साफ करने का भी प्रावधान किया गया है। देख रहे हैं कितना स्मार्ट तरीके से और कितना स्मूथ तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया गया है। आज की डेट में गांवों की नालियां होती हैं, एक बरसात नहीं झेल पाती हैं। और फिर सफाई तो पता नहीं कौन सी सदी में हुई थी इसके पहले। प्रधान जी से बोलते रहिए, प्रधान जी कोई ना कोई बहाना करते रहेंगे, अपना ऐसे चलता रहता है, जीवन है। तो यहां ये लोग इतने अलर्ट हैं कि ये लोग उतने समय का गैप नहीं रखेंगे, बराबर साफ सफाई होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा स्वच्छता के मामले में हड़प्पा सभ्यता को दुनिया की कोई सभ्यता नहीं पा सकती है। अभी एक कोटेशन बताएंगे, उस कोटेशन से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है उनकी नालियां। इसके अलावा जो हमने शुरू में पहला पॉइंट बताया था, सामान्य आवास। सामान्य आवास में जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, रसोई घर है, इनके पानी को घर से एक छोटी नाली के माध्यम से गली की नाली से जोड़ दिया जाता था। गली की नाली, क्योंकि मुख्य द्वार तो गली की तरफ है, गली की नाली जाकर मध्यम सड़कों के किनारे बनी मध्यम नालियों से मिलती थी और उन मध्यम नालियों को वापस फिर महामार्गों से जोड़ा जाता था, जिनके किनारे नालियां बनी हुई थी, बड़ी नालियां। उन बड़ी नालियों का आकार काफी बड़ा हुआ करता था, उसमें एक आदमी बैठकर झुककर पूरा पार कर सकता है नाली के अंदर अंदर से। ऐसे आर्क बने हुए हैं। अभी आपको जो हम नोट्स आपके ग्रुप में शेयर करेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पर आपको ये मिलेगा, पूरा का पूरा फिगर मैंने अपडेट किया हुआ है, तो वहां प्राप्त करेंगे इन सारी चीजों को जो यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो मोड में। थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ जाएं, 2000 के ऊपर चले जाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस आपकी ले सकते हैं। हालांकि वो बात का मैटर है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें हम कर सकते हैं, बात की चीजें, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे थोड़ा ज्यादा होने चाहिए बस। तो खैर वापस आते हैं। नालियों का जो प्रावधान यहाँ किया गया है वो हमने बता दिया कि कैसे पूरे के पूरे नगर का जो कूड़ा कचरा है, जो उनका सीवेज है, उसको नगर से बाहर करने का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं और बहुत बड़े भारतीय संस्कृति के जानकार हैं, A.L. बाजम। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी बात पर कि नो अदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस इवन दैट ऑफ द रोमन्स हैज सो एफिशिएंट अ सिस्टम ऑफ ड्रेन्स। यानी कि भैया कोई भी दुनिया की कोई सभ्यता, यहां तक कि रोमन सभ्यता जो बहुत बाद की है और बहुत विकसित मानी जाती है पूरी दुनिया के सामने, उनके पास भी इतना दक्ष नाली प्रणाली का विकास नहीं हुआ था जितना हमारे हड़प्पा सभ्यता में हमको नालियों के विकास की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक यूरोपीय व्यक्ति अपने समस्त सभ्यता संस्कृति से ऊपर भारतीय सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता को रख रहा है, उसके एक गुण के कारण। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, तो इसको हमें आइडेंटिफाई। तो ये जो वृहद स्नानागार है, जिसको इंग्लिश में द ग्रेट बाथ कहा गया है,
यह एक बहुत ही भव्य संरचना है और जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हैं उन सब में सबसे ज़्यादा भव्य इसको माना जा सकता है। तो इसकी जो साइज है वो लगभग 180 फीट लंबी, 108 फीट चौड़ी, एक बहुत बड़ा जो है इसका आकार है, जिसमें बहुत सारे मतलब पूरा का पूरा जो स्नानागार है उसको लेते हुए उसके साथ की जो बिल्डिंग्स हैं, यानी बाहरी दीवार के अंदर जितना जो कुछ बना है उसका पूरा साइज ये है, जिसके मध्य में स्नान कुंड आपको मिलता है 39 फीट लंबाई वाला और 23 फीट चौड़ाई, 8 फीट गहराई। 8 फीट गहराई ठीक ठाक गहराई है, यानी कि एक इंसान के पूरे ठीक तरीके से नहाने भर का यहाँ स्थान है। वैसे भी स्विमिंग पूल्स जो बनते हैं 8-9 फीट से ज़्यादा ही गहरे होते हैं ताकि ठीक तरीके से वहाँ तैरा जा सके, जंप किया जा सके। तो खैर यह जो है बहुत ही अद्भुत संरचना है, इसकी साइज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो बाहरी दीवार है वह लगभग 3 मीटर जो है मोटी दीवार है। 3 मीटर की मोटाई है इन दीवारों की। यहाँ की जो दीवारें हैं बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं, क्योंकि समय के साथ उनकी डिमांड थी, उनकी मजबूती के लिए ज़रूरी था कि उनको मोटा बनाया जाए। और उनकी जो सीढ़ियाँ हैं, स्नान कुंड बीच में है, उसकी सीढ़ियाँ उत्तर तथा दक्षिण की तरफ से हैं। और जो फर्श इसकी बनी है वो भी ईंटों से बनी हुई है। प्लास्टर का अभाव प्रायः मिलता है, लेकिन जो बाहरी दीवार है उस पर बिट्यूमिनस का प्लास्टर भी आपको प्राप्त होता है। सामान्यतः प्लास्टर उस तरह से नहीं मिलता है, ब्रिक्स बस लगे हुए हैं, ईंटों को सही तरीके से वहाँ पर ढाला गया है, उसमें फिट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। इसकी जो जलापूर्ति थी इस स्नान कुंड की, पास में ही उसी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि स्नान कुंड के बिल्कुल बगल में एक कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष में कुआं था। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ सामान्य आवास में भी आपको कुआं मिलता है, तो वैसे यहाँ पर भी आपको कुआं मिलता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ इस स्नान कुंड का ढाल था और कुंड के बगल में ही बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन कक्षों में वहाँ पर रहने वाले पुरोहित इसका प्रयोग करते थे, यानी कि यह एक धार्मिक स्नान कुंड था जो किसी आयोजन, धार्मिक सभा समारोह में सामूहिक स्नान के कार्य में लाया जाता था। मार्शल, जो सर जॉन मार्शल करके एक इतिहासकार हैं, भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक भी रह चुके हैं लंबे समय तक। हड़प्पा सभ्यता की खोज भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई है। तो ये जो है कहते हैं कि इसके लिए एक स्टेटमेंट देते हैं, उसको चाहें तो आप लोग एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं, उसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। द स्विमिंग बाथ वाज द वंडरस कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। यानी कि यह जो स्विमिंग पूल है या स्विमिंग बाथ है, स्नानागार है, वृहद स्नानागार है, वह तत्युगीन दुनिया का एक आश्चर्यजनक निर्माण था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक यूरोपीय पुरातत्ववेत्ता इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है हमारे एक भारतीय सभ्यता के एक संरचना के बारे में। अगली जो संरचना है, सार्वजनिक संरचना है, उसको नाम दिया गया है वृहद अन्नागार का। मोहनजोदड़ो स्नानागार के ठीक पश्चिम दिशा में 1.52 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर, चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है, जिसमें ईंटों के द्वारा बनाए गए 27 प्रकोष्ठ मिलते हैं। उत्तर में एक चबूतरा है। ऐसा माना जाता है कि बैलगाड़ियों के माध्यम से यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती थी, इसी चबूतरे के माध्यम से अंदर प्रवेश करते थे और प्रवेश करके अंदर से अनाज निकाल के बाहर लाते थे। संभवतः यह एक राजकीय अन्नागार रहा होगा, ऐसा मानना है कुछ इतिहासकारों का, कि जो टैक्स कलेक्शन के रूप में लोगों से अन्न वसूला जा रहा है उसको एक भंडार के रूप में यहाँ पर कलेक्ट करके रखा जाता था, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। तो ईंट के जो 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं, इसका मतलब है कि बीच बीच में कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, बीच में गैप है। तो ये गैप क्यों रखा गया है? इसी के आधार पर, ईंटों के बने हुए प्रकोष्ठ के आधार पर ही हमने यह गेस किया कि यह एक अन्नागार होगा, क्योंकि जहां पर भी
अन्न का भंडारण होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा वेंटिलेशन होना जरूरी होता है, नहीं तो फिर अनाज सड़ जाएगा। तो वेंटिलेशन वहाँ देने के लिए इस प्रकार से बनाया गया है, ईंटों के प्रकोष्ठ में बांटा गया है कि नीचे से वायु का आवागमन बाधित ना हो। भाई उस समय तो कोल्ड स्टोरेज थे नहीं कि कोल्ड स्टोरेज बना दो, मामला ही खत्म हो गया, फिर कहीं हमें कोई स्पेस देना ही नहीं है। तो बिना कोल्ड स्टोरेज के किस प्रकार से अन्न को अधिक से अधिक समय तक वहाँ स्टोर्ड किया करके रखा जा सके, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का बनाया होगा। टैक्स वसूली से जो मिले हुए अन्न है, अनाज है, उनको यहाँ पर रखा जाता रहा होगा, ऐसा मानना है। और इसको जब हम क्लासिकल टर्म में कहना चाहेंगे तो यह राजकीय भंडारागार कह सकते हैं इसको, लेकिन आप थोड़ा कम कनेक्ट कर पाते इसीलिए हमने ये शब्द आपको नहीं बताया। तो खैर उसको अन्नागार कहो, भंडारागार कहो, काम तो एक ही कर रहा है। इस प्रकार के जो स्थल हैं वह न केवल मोहनजोदड़ो में बल्कि हड़प्पा में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, लोथल में मिले हैं। तो हो सकता है इनका ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता हो, जैसे लोथल में मिल रहा है। लोथल में पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, और लोथल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो भी आपको गौरव का एक बहुत बड़ा विषय देता है। तो खैर अगला जो स्ट्रक्चर है वह है सभा भवन का। सभा भवन जो है वह 27 मीटर वर्गाकार एक संरचना है, यानी उसकी चारों भुजाएं 27 मीटर की हैं। वह एक ऐसा सभागार है जहां पर ईंट के चौकोर स्तंभों की 4 पंक्तियां मिलती हैं, यानी खंभों पर खड़ा हुआ यह एक भवन है। 5-5 स्तंभ 4 पंक्तियों में आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, उसी पर यह पूरा का पूरा बिल्डिंग थमा हुआ है। इसका जो प्रवेश द्वार है वह उत्तर की तरफ है, और अंदर जो स्ट्रक्चर है यह पूरा का पूरा सभा भवन, उसके अंदर में हमको बहुत सारे फर्श पर बेंच तथा चौकियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ पर बैठक कोई होती थी, यहाँ कोई सभा आयोजित की जाती थी, बैठकर यहाँ पर चर्चा लोग करते होंगे। जबकि एक बड़े इतिहासकार हैं मैके ने इसकी दूसरी परिभाषा दी। उन्होंने कहा नहीं, ये सभा भवन नहीं है, यह एक हाट बाजार है। आप कभी दिल्ली गए हो तो दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है हाट बाजार, दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन। वहाँ जब आप निकलेंगे तो बाहर आपको जो है सड़कों के किनारे किनारे बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स आपको बिकते हुए मिले। हालांकि दिल्ली तो शॉपिंग के लिए स्वर्ग है, वहाँ तो बहुत सारे मार्केट हैं जो आपके लिए ही बने हैं। आपके लिए मतलब कि जो स्टूडेंट लाइफ है उनके लिए ही बने हैं। जेएनयू हुआ, चाहे डीयू हुआ, चाहे जामिया हुआ, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, वहाँ लक्ष्मी नगर मार्केट है जहाँ पर थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, थोड़ा सा उनका रेंज ज़्यादा है। एक और मार्केट उसका नाम सरोजनी नगर मार्केट है, वहाँ पर आपको बड़े से बड़े ब्रांड की कॉपीज मिल जाती हैं बहुत सस्ते रेट में। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहीं जाकर अपना कपड़ा लेते हैं, एक हफ्ता पहनते फेंक देते हैं। मतलब बहुत सस्ता सब कुछ वहाँ पर है। कभी आपका दिल्ली जाना हुआ तो आप लोग जरूर वहाँ जाइएगा। और उस पर इतना फेमस हो गए, उस पर गाने बने हुए बॉलीवुड के। भाई कौन सा गाना बना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सरोजनी नगर मार्केट की जहाँ बात की गई है। खैर, तो मैके का ऐसा मानना है। अंतिम संरचना की हम बात करेंगे जो आपके लिए पब्लिक बिल्डिंग के रूप में इम्पोर्टेंस रखती है, वह है लोथल का गोदी बाड़ा, डॉकयार्ड ऑफ लोथल। तो लोथल का जो गोदी बाड़ा है वह एक वृहत संरचना है जिसकी लंबाई 218 मीटर मिलती है, उसकी चौड़ाई लगभग 37 मीटर मिलती है तथा गहराई 3.3 मीटर मिलती है। और यह एकदम से नदी के किनारे बना हुआ है, भोगवा नदी के किनारे बना है, और यहीं से ये लोग अपना ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, जिसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं क्योंकि मेसोपोटामिया से कुछ अभिलेख मिले हैं जहां पर मेलुहा लिखा हुआ है। तो मेलुहा जो शब्द है वह हड़प्पा के लिए इस्तेमाल किया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक फिक्शनल राइटर हमारे देश में हुए हैं अमीश ने एक उपन्यास लिखा आज से लगभग 10 साल पहले, मेलुहा के मृत्युंजय। उस उपन्यास में उन्होंने शिव जी को
मेलुहा यानी हड़प्पा का जो है आदि पुरुष बताया है। वहां का एक जो है ऐसा व्यक्ति बताया है जो वहीं पर निवास करते थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनके बारे में वहां पर डिस्कस किया गया। तो शिव जी को डिस्कस किया गया हिस्टोरिकल तरीके से अमीश के द्वारा, वो भी एक अपने काल्पनिक उपन्यास में। हो सकता है आज से 600-700 साल बाद जो है उसको भी पवित्र धर्म ग्रंथ के श्रेणी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वहां पर शिव जी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन वो फिक्शनल है बिल्कुल, उसमें शुरुआत कवर में लिखा हुआ है साफ साफ, मैंने पढ़ा है उसको, पीछे वहां पर लगा हुआ। उस बाद में उन्होंने फिर बहुत सारे उसकी सीरीज बनाई, वायु पुत्रों की श्रृंखला, इसके अलावा मिथिला की योद्धा सीता, रावण पर भी अलग से एक बना दिया। तो उसी क्रम में वो बढ़ते चले गए क्योंकि वो पॉपुलराइज हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका जो रचना है वह वही है मेलुहा के मृत्युंजय। मेरे पास रखा हुआ है सब। तो खैर, लोथल यहाँ पर आपको गोदीबाड़ा मिल रहा है और 14 फीट ऊंची दीवार से आवृत है यह, और जो समंदर की तरफ वाली दीवार है वह नीची है। तो ये काम कैसे करता था? यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है, लेकिन ज्वार और भाटा के आधार पर इसका संचालन होता था। जब ज्वार आता था तो जो नाव लौट के आ रही है मेसोपोटामिया से, वह उस ब्रिक में आ जाता था, जो ब्रिक अभी हमने बताया, उस ब्रिक में आ जाता था चूंकि दीवार नीची थी। पानी जब लौटता था वापस, तो चूंकि दीवार वहां पर बनी है तो वहीं पर वह लॉक हो जाता था, वह जहाज वापस नहीं जा पाता था। तो उससे अनलोडिंग करने के बाद दोबारा से जब ज्वार आता था तो वापस दोबारा भेज देते थे। इस मैकेनिज्म से यह काम करता था। और यह न केवल हड़प्पा का बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञात प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। पूरी दुनिया का कहीं भी इतना प्राचीन बंदरगाह जिसके स्पष्ट साक्ष्य मिले हों नहीं मिला है, जिसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूरी तरह क्लियर हों, इसके क्लियर हैं। तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है। और ये जो लोथल है यह आपके गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात आज से नहीं, प्राचीन काल से व्यापारी था। आज की डेट में गुजरात का नाम लेते हैं तो जानकार लोग समझते हैं कि गुजरात मतलब व्यापार, रग रग में बसा है। तो खैर, ये रहा आज का आपका क्लास, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में एक मोटा जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश की। बाकी की बची हुई जानकारियां आप हमसे क्लासरूम में लीजिएगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम थोड़ा सा कभी कभी देखते ज़रूर हैं, कमेंट्स आपके पढ़ते ज़रूर हैं। आप जो भी कमेंट करेंगे हम पढ़ेंगे ज़रूर, और अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा तो उसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। चलिए फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार आप सभी को।